गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। यह इस लेसन का दूसरा वीडियो है। हम लोग पहले वीडियो में कुछ जो बेसिक्स थे उसके बारे में पढ़े थे। लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में हम बताए थे, अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है और उस भावना के अंतर्गत जब हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं तो वही भावना राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। तो यह एक राजनीतिक के साथ साथ आध्यात्मिक भावना भी होती है और इसकी शुरुआत यूरोपियन कंट्री में हुई थी। फ्रांस में जब निरंकुश शासक हुए थे और उनका विरोध किया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा, तब इसकी शुरुआत हुई थी। तो हम इसके बारे में कुछ पढ़े थे। अब आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यूरोप में जो फ्रांस है या फिर वह जो क्षेत्र है, आज के मानचित्र में जो भी हमें देखने को मिलेगा बदलाव वो पहले नहीं था, बल्कि पहले जो फ्रांस था वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था और हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा को बोलने वाले, अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं को मानने वाले थे और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग निरंकुश शासक हुआ करते थे जो वहाँ पर शासन करने का काम करते थे। उनमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद था और वो अपनी पहचान बनाए रखते थे, लेकिन वो सब के सब एक ही कारण से जुड़े हुए थे एक दूसरे से। वो यह था कि वो अपने राजा का सम्मान करते थे और इसी वजह से वो संपूर्ण क्षेत्र एक साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो फिर जब वो सब के सब क्षेत्र एक साथ जुड़ा हुआ था और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति भाषा को बोलने वाले लोग जो थे, फिर वहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो कुलीन वर्ग था वो रूढ़िवादी विचारधाराओं को मानने वाला था। रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपराओं को मानने वाले। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो पुरानी संस्कृति है, तौर तरीके हैं, राजतंत्र है, वही तरीका अपनाया जाए और उसी का संचालन किया जाए। लेकिन जब नेपोलियन का फ्रांस पर अधिकार हो गया और उसने बहुत सारे बदलाव किए, तो उन बदलावों को देखते हुए रूढ़िवादी वर्ग के कुछ लोगों को यह आभास हो गया कि वो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को संचालित नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कुछ नवीन बदलाव करने पड़ेंगे और उस बदलाव के अंतर्गत उन्होंने उस बदलाव के अंतर्गत एक नए वर्ग की शुरुआत हुई जिसे मध्य वर्ग कहा गया। इस मध्य वर्ग में वकील, शिक्षित लोग, व्यापारी इत्यादि आते थे। इसी दौरान इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और उस औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ पर उत्पादन की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी, जबकि फ्रांस में 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये जो मध्यम वर्ग थे या मध्य वर्ग के लोग थे जो कि शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, और इन्हीं लोगों ने एक नई शुरुआत की जिसे उदारवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। तो जो उदारवादी लोग थे, जो उदारवादी विचारधारा के थे, राष्ट्रवाद को फैलाना चाहते थे, उनका कहना था कि सब के सब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब स्वतंत्र हैं, उन सबको आज़ादी मिलनी चाहिए और सब के सब कानून के सामने एक समान होंगे। और इसी के अंतर्गत वहाँ पर उदारवादियों ने रूढ़िवादी परंपरा को ख़त्म किया और एक संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की। संवैधानिक राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं, याद रखिएगा, वहाँ पर संविधान बनाया गया और राजा जो था उस संविधान के नियमों का पालन करके शासन करता था। उसके अंतर्गत एक बात हुई कि वहाँ पर जो अमीर लोग थे उन्हीं को ही मत देने का, अर्थात वोट देने का अधिकार दिया गया। जो गरीब लोग थे और महिलाएं थीं उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। इसके बाद उदारवादियों ने एक और बदलाव किया, वो था व्यापार। व्यापारिक कार्य को करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें टैक्स भरना पड़ता था, चुंगी भरनी पड़ती थी। और एक क्षेत्र से एक व्यापारी को अपने सामान को बेचने के लिए लगभग 11 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था और उसे अपने व्यापार की सामग्री
तो उदारवादी जो लोग थे उन्होंने जब संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की तो उन्होंने एक और बदलाव किया। व्यापारिक प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने टैक्स को यानी कि कर को ख़त्म करने का कार्य किया। एक व्यापारी को अपने सामान को बेचने के लिए 11 चेकपोस्ट से होकर गुजरना पड़ता था और उन 11 चेकपोस्ट पर वो अपने व्यापार की जो वस्तु होती थी उसका 5% कर के रूप में देना पड़ता था। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक क्षेत्र में से दूसरे क्षेत्र में जब वो जाते थे तो जो सामान के तौल के मापक थे अर्थात जो नापने की इकाई थी वो बदल जाती थी। ठीक है, तो लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक जगह पर एक निश्चित जो इकाई मानी गई थी वो 53.6 था, तो कहीं पर 64.5 हो गया था, कहीं पर 54.6 हो गया था। यानी कि एक क्षेत्र से जैसे ही वो दूसरे क्षेत्र में जाते थे वही लंबाई जो थी वो बदल जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो उदारवादी लोगों ने इस व्यापार के कार्य को इसके अंतर्गत आने वाले टैक्स को ख़त्म करने का कार्य किया। उसके बाद जब उदारवादी लोगों के बीच फिर से मतभेद उत्पन्न हो गए तो वहाँ पर रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने सत्ता पर काबिज कर लिया। लेकिन यहाँ बताया गया है कि 1815 के बाद का जो रूढ़िवाद था उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए। वो पुनः उस पर अपना उदारवादियों को हटाकर रूढ़िवादी शासन की शुरुआत की और बुर्बो वंश का जो शासक था जिन्हें उदारवादियों ने हटा दिया था उसको पुनः सत्ता में लाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ऐसी चीज़ों को बंद करवा दिया जिससे राजा की बुराई की जाती थी या उसका विरोध किया जाता था। जैसे कि उन्होंने पत्रकारिता पर रोक लगा दी, अखबारों पर रोक लगा दी, लेखन पर रोक लगा दिया। ठीक है, और इस तरीके से वो रूढ़िवादी विचारधारा को फैलाना चाहते थे और रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत वहाँ पर शासन करना शुरू किया था। लेकिन जो उदारवादी थे वो रुके नहीं। इस रूढ़िवादी प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत से ऐसे उदारवादी नेता थे जिनको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया या देश निकाला दे दिया गया। फिर भी उदारवादी विचार के धारा के जो लोग थे वो इसका विरोध करते रहे और उनका यही मानना था कि यदि आप उदारवादी विचारधारा के हैं तो आपको क्रांति करना पड़ेगा और रूढ़िवादियों का विरोध करना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत एक व्यक्ति हुए जिससे मैत्सिनी, उन्होंने इसका विरोध किया और आगे चलकर उदारवादी विचारधारा को फैलाने में एक बड़ा योगदान निभाया था, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे में जितने भी आपको पॉइंट समझ में न आए हों आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।